गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले कुछ बात हो जाए कि सब्सक्राइब कैसे करना है, या मेरी क्लासेस आपको स्पेशल देखनी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप कैसे वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ, हम लोग स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कि ब्रीफिंग कर रहे हैं, या कह सकते हैं हम समराइज फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है इसमें कि प्रीलिम्स के साथ में इसमें मैं मेंस के भी क्वेश्चन बता देता हूँ, या बाद में लिखवा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, या किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका ट्रेंड रहा है। ओके, तो देरी किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे कि आज हम लोग एक नए फेज में जाएंगे, एक नए फेज में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, 1857 की क्रांति से लेके धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, और इसके बाद में हमने पढ़ा हुआ है जो संघर्ष की शुरुआत जो होती है 1858 से लेके 1905 के बीच की हमने चर्चा की हुई है। आज हम देखेंगे 1905 से आगे, 1905 से 1919 के बीच के क्या घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो मेन हमारा फोकस रहेगा, जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जो होम रूल लीग आंदोलन है, या समझौता हुआ है लीग के साथ में, मुस्लिम लीग के साथ में तुर्क विभाजन हुआ है। उस पर आज हम लोग गहन चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसको लाइक करिए। क्लास शुरू हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लाइक करते हुए शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहूँगा अगर आप ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ बात हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। डेली लाइव क्लासेस आपको जैसे कि मिल ही रही हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ में एंगेज रह सकते हैं। कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, और लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे ये खास बात होती है कि रेगुलर जो है वो आपके मॉक टेस्ट जो है वो चलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको ईवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिटेल्ड जो है वो एनालिसिस मिल जाएगा, आपकी परफॉर्म कैसी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक खास बात ये है कि लाइव टेस्ट और क्विजेज जो है वो जो टीचर जो फैकल्टी पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं ही वो क्विजेज और टेस्ट बनाऊंगा और कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ओवरऑल मैं तैयार करूंगा। तो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वही टेस्ट तैयार करते हैं, वही स्पष्टीकरण तैयार करते हैं, वही टेस्ट को जो है कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये खास बातें रहेंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे एक मेन पॉइंट और है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस वैसे ही कोर्सेज जो है वो डिफाइन किए गए हैं। सारे फैकल्टीज इवन मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूँ जिस तरह की यूपीएससी में कोर्स जो है वो डिफाइन किया गया है, दिया गया है। या आप कह सकते हैं किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं कोई सा भी, और वो जो हिस्ट्री है मैं उसी वे में पढ़ा भी रहा हूँ, या आप किसी और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड ये क्या है वो कोर्सेस आपको मिलेंगे। तो अनलिमिटेड एक्सेस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, एक बार सब्सक्राइब कर लिया है अनअकैडमी को, तो आप क्या कर सकते हैं, जो पुराने वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, जो लाइव आपने जिसके लिए सब्सक्राइब किया, दोनों मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो हाई क्वालिटी वीडियो ओवरऑल जितनी भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, अगर आप हिंदी मीडियम करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम की, या अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की जो भी फैकल्टी अभी तक जितने भी लेक्चर लिए आज सबको जो है एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदे हैं इसके। और
कुछ ऐसे फायदे और भी हैं जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक पर्सनालिटी निखारने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आईएएस के बिल्कुल नज़दीक ही पहुंचाता है। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्पेशल क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करते ही लगभग 800-900 जो है मेरे लेक्चर वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, एमसीक्यू से आज सारे मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मेरा नाम अमित कपूर है और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। मैं यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में अपीयर हो चुका हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट में करा रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको भी मैं कराऊंगा। जो लोग हैं इच्छुक वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मुझे, मेरा कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ से मिल रहा है, 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और जो इच्छुक हैं उनकी मैं और से भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चल। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिन जो वो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ, 2 बजे डेली मेरी लाइव क्लासेस होती है। 3 4 5 क्लासेस हुई हैं अभी, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, वो देख के और डेली लाइव में जुड़ सकते हैं। लगभग 60 से 65% जो यूपीएससी जीएस का पोर्शन में कवर करूंगा। वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी कैसे कवर करेंगे। 2 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और लगभग 7 8 महीने से मैं यहाँ पे अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अगर मुझसे कोई जुड़ना चाहता है तो आप अनअकैडमी, और अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए उस, और डेली करंट अफेयर चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ चाहिए, जो मेरे नोट्स बनाए हुए मैंने उसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी _ अमित कपूर पे क्या करेंगे, यहाँ मुझे हाय लिख के भेजेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप ही हैं। ठीक है, चल, ये सारी बातें हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टीज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है वो आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको एजुकेट करेंगे। ठीक है, और इनके गाइडेंस में लगभग 55 से 60 जो है वो आईएएस बन चुके हैं अभी हाल फिलहाल में। अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप गूगल करेंगे और यूट्यूब पे भी डाल के देखेंगे कि कितने जो है वो आईएएस अनअकैडमी की तरफ से बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अब हमने बताया हुआ था कि अगर सब्सक्राइब आप करना चाहते हैं तो आपके पास में इस तरह के कोर्स जो है वो आपको दिखेंगे, और 15,000 से अधिक कोर्स को क्या कर सकते हैं आप एक सब्सक्रिप्शन पे, आप क्या कर सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन पे 15,000 से अधिक कोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 आपको कोर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपने एक बार ही सब्सक्राइब किया है तो आपको आंसर राइटिंग का कोर्स भी है, यहाँ पे प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी भी कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं, एनसीईआरटी समरीज हैं। ओवरऑल जो भी एक आईएएस की तैयारी के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो सारी ज़रूरतें जो है आपको डिमांड्स पे सारी ज़रूरतें वो आपको यहाँ पे फुलफिल की जा रही, जिससे कि आप आईएएस आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्रैक करने के लिए क्या है, 15,000 से अधिक कोर्सेज जो है वो रनिंग है अनअकैडमी पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ प्लान है, अगर आपको लेना है तो आप किस तरह से लेंगे, कौन कौन से प्लान हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं। जैसे कि प्लस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जिससे आप पढ़ेंगे, और लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने जो फैकल्टीज हैं, जो एजुकेटर हैं। टेस्ट सीरीज लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, मैं भी कंटिन्यू क्लास टेस्ट सीरीज लेता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, टेस्ट सीरीज लेता रहता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस मैं भी कराता रहता हूँ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ की फीस देख लो, यहाँ पे 1 महीने की फीस है, 2 3 महीने और 6 महीने, ये सारी फीसें दी गई। 1 महीने का कोई काम नहीं क्योंकि यूपीएससी की तैयारी होती नहीं है, 3 महीने का कोई भी काम क्योंकि यूपीएससी की तारीख निकलने नहीं होती है। 6 महीने में अगर आपको लग रहा है तो आप ले सकते हो। कुछ 6 महीने में अगर कोई आपको एथिक्स मान लो कर तैयार करना है या कोई ऐसा पोर्शन, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो 1 साल 2 साल या 3 साल का कोर्स लेंगे, जिसकी 1 साल की फीस है 49,500, और जब से मेरा कोड यूज करेंगे तो ये फीस जो है वो 44,000
550 रह जाती है, तो आप क्या करेंगे, मेरा कोड यूज करेंगे। और अगर इस कोड कोड के अलावा भी आपको हेल्प चाहिए तो वह सारी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो क्या करना है, 2 साल का आप ले सकते हैं, ये 72,000 है। और मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 64,800 में आप इसको ले सकते हैं 2 साल का। और मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर कोई यूट्यूब पे कोई टॉपर आके बोल रहा है कि मैंने 8-9 महीने में पढ़ने के बाद में हमने आईएएस निकाल लिया है, हम प्रॉपर आईएएस बन गए हैं और ये मेरा पहला ही साल था, तो बिल्कुल ही आप क्या, आपको क्या है, गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि वो सब जितना भी होता है 2-3 साल से तैयारी करके बैठते हैं, अलग अलग कोचिंगों से तैयारी करके बैठते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे जैसे कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस करते, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप देखो ना, किसी का कोई नाम नहीं आता किसी इंस्टीट्यूट का कि भाई ऐसा है, तो ऑनलाइन क्लासेस करते रहते 2-3 साल से। और फिर जब वो रिवीजन फेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, तब वो फॉर्म भर देते हैं और पहले ही साल में क्या करते हैं, वो आईएएस बन जाते हैं, प्रॉपर आईएएस निकाल लेते हैं। तो कभी भी बहकावे में मत जाना कि जो आईएएस बनते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमने 8-9 महीने तैयारी की और मैंने सिलेबस समझा और हमने आईएएस निकाल दिया। ये बिल्कुल ही गलत है, ये भावनाएं मन से बिल्कुल निकाल देना कि कोई भी ऐसा होता है जो 1 साल में तैयारी किया और वो आईएएस बन गया प्रॉपर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है और कभी होने वाला नहीं, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। 2 साल या 3 साल से आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे कोर्स का, तब तक आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। भले ही आपको कोई मीडिया में आके बोल दे कि मैंने जो है वो इस तरह से कर लिया, उस तरह से कर लिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो ऐसा बिल्कुल से मन में जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल निकाल देना। तो आपको क्या करना है, 2 साल आप तैयारी करिए। आज जब आपका रिवीजन फेज हो, आपको एनालिसिस करने की क्षमता आप में विकसित हो जाए, तो ही फॉर्म भरें और एक ही बार अटेम्प्ट में क्या है, भले ही आप 21 साल की एज में ना बने, 2-3 साल आप ले लीजिए, 23 साल की 22 साल की एज में बन जाइए, लेकिन आप क्या करेंगे, तैयारी प्रॉपर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आप एक ही बार में इसको क्रैक कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा कोड यूज करेंगे और मुझसे कहीं परेशानी हो रही तो झिझकेंगे नहीं, बिल्कुल क्या है, तुरंत फोन करके या वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप मैसेज करके मुझसे बातें पूछ सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। ठीक है, मेरा नाम अमित कपूर है और मैंने आपको बता दिया है, अगर मुझे स्पेशल क्लास में फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आप क्या करेंगे, 2 साल या इसका कोर्स परचेज करेंगे। आइकॉनिक प्लान में भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑन बेस्ट मैं हमेशा से बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 चीजें तो बिल्कुल सेम मिल जाएंगी, लेकिन आप 5वीं चीज जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और पर्सनल कोच की इतनी बड़ी भूमिका होती है कि आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो आपसे बात करता है, आपको समझाता है, आपका कोर्स डिजाइन करके देता है, आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो एक नर्सरी के बच्चे की तरह आपको पूरा यहाँ पे क्या है, पर्सनल कोच वो गाइड करते हैं। और यकीन मानिए, जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो एक नर्सरी का बच्चा जैसा बन के ही आपको पढ़ना होता है। अगर आपने समझ लिया कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, तो बिल्कुल ही आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे बन के ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, बच्चे को याद रह जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजें याद रहनी चाहिए। देखो, बच्चे कभी भूलते नहीं, याद कर लेते तो भूलते नहीं है वो। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चा बन के, और इसके लिए क्या है, वहाँ पे जो भी टीचर सिखाता है वो क्या है, उसको याद रह जाता है। तो बिल्कुल पर्सनल कोच जो है वो आपको उसी तरह से कार्य करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको रहेगी, स्टडी प्लानर रहेगा, पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। ये सारे जब हम क्लास करते थे ऑफलाइन में, कभी नहीं ऐसा हुआ। और ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको अन अकेडमी पे मिल रही हैं, बहुत कम में मिल रही हैं। मैं तो ये आप लोगों का सौभाग्य मानता हूँ कि आपको इतने कम में पर्सनल कोच मिल रहे हैं। और जब आप ऑफलाइन में जाएंगे तो वो पूछते भी नहीं है क्या हैं कौन आप, टीचर बगल से निकल जाते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सोचो। और यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिल रहा है जो कि आप मेंस लिख के बैठे हुए यूपीएससी का। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे 12 मंथ की फीस कितनी है, 69,500 है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट के साथ में
तो ये 62,550 की फीस हो जाती है 1 साल की। आप जो लोग 12th किए हुए हैं, जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनको शुरू से ही तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। और वो आपको कहाँ से मिलेगी? आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक से मिल जाएगी आपको। 12 मंथ इसके बाद में क्या है, 24 मंथ का भी है। यहाँ पे 1,07,000 फीस है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 96,300 जो है ये फीस हो जाती है। 3 साल का भी यहाँ पे 1,41,000 फीस है। मेरा कोड यूज करेंगे तो 1,26,900 में आपको ये पूरा पूरा 3 साल का बैच वो मिल जाएगा। और सारे उपलब्ध हैं, आप अभी ले लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं इस महीने के बाद में। ठीक है, तो जैसे हम नए साल में एंट्री करेंगे और आइकॉनिक के जो प्राइस हैं वो आप देखेंगे काफ़ी बढ़ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप सब्सक्रिप्शन की बात करें यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे लगभग 8 से 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रनिंग में है, उनके लिए भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10। और यहाँ पे 12 महीने की जो फीस है 27,500 है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 24,750 में हो जाएगी। 2 साल का कोर्स है 40,000 में। मेरा कोड यूज करेंगे 10% का फ्लैट डिस्काउंट, मतलब 36,000। और यहाँ पे 3 साल का भी कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, 50,000 है, जो कि मेरा कोड यूज करते ही आपको यहाँ पे 5,000 का फायदा, अर्थात 10% का फ्लैट डिस्काउंट, ये 45,000 जो है 3 साल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये परसों ही हुआ है, अभी 20 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, कॉम्बैट एक तरह से सब लोग पार्टिसिपेट भी किए होंगे और काफ़ी लोग जो है वो रहे। 6 महीने आपके लिए रिमेनिंग है। 27 जून को एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है UPSC CSC 2021 के लिए। तो कमर कस लीजिए, और नए बैचेस जो है वो आ गए हैं, सब में मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, AMR10 सब में मेरा कोड यूज करते हुए 10% का डिस्काउंट जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये क्या है, कल से ही बैच स्टार्ट हुए हैं। 21 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं बैच, तो सब में आप ले सकते हैं क्लासेस। ये देखो 6 महीने के लिए आया हुआ है, 6 महीने भी आप कर सकते हैं। ये 1 साल का आया हुआ 2022 के लिए है, और ये 3 साल के लिए है। ये देखिए आप, सॉरी 2023 के लिए है ये, और ये 2 साल का है। अल्टीमेट है, बाइलिंगुअल है, बेस्ट टीचर, बेस्ट बेस्ट टीचर आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। मेरा गाइडेंस हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, ये बैचेस स्टार्ट हुए, बाइलिंगुअल मिशन भी है एक, जो कि 6 महीने के लिए 2021 पीटी के लिए है, प्लिम्स के लिए लक्ष्य भी है, एक्सपीडिशन है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 21 दिसंबर, ये भी आप स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए, और 2023 के लिए बैचेस सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फटाफट क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए AMR10। ये कोड इस वजह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद अपनी जो नोट्स है तैयार करता हूँ, उसकी PDF लिखता हूँ, लिख के तैयार करता हूँ, टाइप करवाता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, और इस तरह से मैं PDF डिजाइन कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट की आप देख लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी, ज्योग्राफी NCERT की मैं बात करूंगा जब भी पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी के मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलो, ये देखो प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं। आइकॉनिक प्राइस जो है ये कमिंग सून में है, अभी हाइक होने वाले, बढ़ने वाले हैं। तो आप इंतजार मत करिए, फटाफट क्या है यहाँ पे परचेज कर लीजिए। चलो, ठीक है, लगभग 60% में पोर्शन कवर करूंगा। मेरे जो कोर्सेस हैं एक बार देख लो, लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में पढ़ा रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ 10 बजे। आर्ट एंड कल्चर फरवरी लास्ट में पढ़ाऊंगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेरी 4 बजे स्पेशल क्लास चल रही है। यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेस चलेंगी पॉलिटी गवर्नेंस की, तो आप लोग बहुत निश्चिंत रहिए। फॉलो करेंगे मुझे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कोड मेरा याद रखेंगे। और एथिक्स जो है वो मैं 7 जनवरी से यहाँ पे लाइव कर दूंगा इसको। ठीक है, एथिक्स जो है वो 7 जनवरी से आपको यहाँ पे मिलने लगा। करंट अफेयर की मैंने भी कुछ MCQs कराए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1905 और 1919 के दौर में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं।
और यहाँ पे जो उदय हुआ है, जो उग्र राष्ट्रवाद है, जो अतिवाद है, उसका किस तरह से योगदान है यहाँ पे, तो उस पे आज हम लोग क्या गहन चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसा फेज है जहां से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ ज़्यादा बहुत इसमें आपको करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या है एक दो बार उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऐसा फेज है, अभी तक आप देखेंगे हमने पढ़ा हुआ है, हमने बात भी की हुई है कि जो उदारवादी हैं, जो उदारवादी हैं, उनका दौर चल रहा था। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन इसको नाम दिया गया है, और जो आंदोलन की रूपरेखा है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। और यहाँ पे जो अतिवादिता है, हाँ, अतिवादी राजनीति जो है वो यहाँ पे आपको साफ साफ परिलक्षित होगी, देखने को मिलेगी। तो क्या कारण है इसके उदय के, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ये बहुत ही आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रवाद कहाँ पे था, क्या कर रहा था उस टाइम पे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और होम रूल लीग आंदोलन, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, और इसके बाद में मॉन्टेग्यू की घोषणा। और यहीं पे देखेंगे कि लीग के साथ में जो समझौता होता है, और यहाँ से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लखनऊ समझौता हुआ है लीग के साथ में, कांग्रेस और लीग के साथ में, तो क्या उसने जो है क्या भारत विभाजन की नींव जो है वो लखनऊ के अधिवेशन में रखी गई थी, रखी जा चुकी थी। ऐसे आपसे यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात है कि उग्र राष्ट्रवाद या अतिवादी राष्ट्रीय राजनीति के उदय के क्या कारण थे। अ, हमने देखा हुआ कि 19वीं शताब्दी के कुछ अंतिम वर्षों की बात करें, जैसे कि 1890 की हम बात करें, अ, इसके पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्यों प्रारंभ होता है, क्या इसके किस कारण होता है, क्या इसके कारक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। और एक खास बात यह है कि 1890 के पश्चात ये थोड़ा थोड़ा कहीं जन्म लेता है, प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 1905 तक आते आते इसने पूर्ण जो है स्वरूप धारण कर लेता है। और क्या है, अतिवादियों को ये पीछे जो उदारवादी है, जो उदारवादी है, इसका फेज अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरह से ये यहाँ पे जुड़ जाता है, तो उदारवादियों को जो चरण है, जो उदारवादियों का चरण है, वो आप देख रहे हैं कि 1885 में बहुत कुछ और 1905 के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ओके, तो जब कुछ नहीं कर पाए, तो एक ऐसा भी तबका है, एक ऐसा भी तबका है जो ये सारी चीजें क्या है नोटिस कर रहा है। वो नोटिस कर रहा है कि शायद अन्य विनय की जो नीतियां हैं, जो आपका संवैधानिक संघर्ष है, जो आप प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं, क्या इसका असर अंग्रेजों पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा भी यहाँ पे तबका है, एक ऐसा दल है, या कह सकते हैं एक ऐसा जो है एक ऐसा कोई एक ऐसा दल है जो ये सारी चीजें बराबर क्या है उस पर नजर रखे। ठीक है, तो यही आप कुछ कारण है, हम लोग देख लेंगे एक बार फटाफट कि कांग्रेस, अभी देखना हमने कि क्या बोला है, 1885 से 1905 के बीच में उदारवादियों जो है वो क्या है, हावी रहते हैं। यहाँ पे जो उग्रवादी विचारधारा है उसका कहीं ज्यादा बोलबाला आपको लगता नहीं है, और हमने पढ़ा भी नहीं है, हमने कहीं देखा भी नहीं है, और हमने कहीं पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्यों क्यों उदय हुआ, कैसे उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विशेषता आप देखेंगे 1880 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो है वो उदय प्रारंभ हो जाता है, जन्म हो जाता है। 1905 तक आते आते इसने जो है पूर्ण स्वरूप वो धारण कर लेता है।
किस तरह का स्वरूप है और क्यों ये धारण कर लेता है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पे है कि कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये सब कौन नोटिस कर रहा है? एक हमारे यहाँ एक और जो है तबका है जो कि अतिवादी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरम दल बोलते हैं, या कह सकते हैं आप उग्र राष्ट्रवाद का जो तबका है वो देख रहा है कि हाँ, अनुनय विनय की नीति का कोई असर ब्रिटिश सरकार पर पड़ नहीं रहा है। स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होता है। और ये उग्रवादियों का या कह सकते हैं अतिवादियों का मेन जो है स्लोगन है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आपने अनुनय विनय की नीति कर ली है, लेकिन आपने कभी ये समझा है कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से मिलता है, तो संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए। तो अतिवादी क्या कह रहे हैं? संघर्ष करना पड़ेगा। ओके, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा। तो अतिवादियों की नीति क्या है? आजादी मांगने से नहीं मिलती, स्वराज मांगने से नहीं मिलता है, हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और संवैधानिक आंदोलन से भी आप देखेंगे भारतीयों का विश्वास उठ गया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार 1887 के बाद में जो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच में इस साफ तौर पर कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर मतभेद देखने को मिलते थे। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक राष्ट्रद्रोही संस्था है, ऐसा उन्होंने बोला। तो दोनों के बीच में कड़वाहट साफ दिख रही थी। और यहाँ पे जो संवैधानिक तरीके थे निर्णय बनने की नीति, वो सारी क्या है, फेल होती नजर हुई आ रही है। और यहीं पे बोला गया है कि संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ जाता है, और अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ, से ही हम लोग क्या बोलते हैं, उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, तो सारी क्या है, कोई एक दल ऐसा है, कोई ऐसी विचारधारा जो लगातार कांग्रेस पर नजर रखे हुई है, वो कौन सी है? अतिवादी और उग्रवादी विचारधारा लगातार वॉच कर रही है, एक वॉच डॉग की तरह कार्य कर रही है, देख रही है कि अनुनय विनय की नीति पर कोई असर जो है वो सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ रहा है। और उसका मानना क्या है साफ तौर पर कि संघर्ष जो है, स्वराज जो है, स्वतंत्रता वो मांगने से नहीं है, कैसे संघर्ष से मिलती है। संवैधानिक आंदोलन भी चलाए गए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तो संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अतिवाद बोलते हैं, उसको अतिवाद बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अतिवाद किसको बोलते हैं, स्वतंत्रता द्वारा, सॉरी, संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना, जो भावना जन्म लेती है, उसको क्या है, उग्र राष्ट्रवाद या अति राष्ट्रवाद जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से कारण, और भी कारण क्या है एक बार देख लो फटाफट। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, हमने देखा हुआ है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रार्थना पत्र सौंपे हुए थे। अब कांग्रेस ने तो ये तक मानना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो है हमें शिक्षित करेंगे, वो हमारी मांगों से बेखबर नहीं है, हमने पढ़ा हुआ इस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब डफरिन बोलने लगते हैं कि कांग्रेस जो है वो, जब डफरिन बोलने लगते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की सभा है, संस्था है, तो यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान होती है। और इसी में कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग वो असंतुष्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एक वर्ग है जो वॉच कर रहा है लगातार कि उनकी प्रार्थना और मांगों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहले कांग्रेस कहती थी, क्या कहती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो सरकार है वो भारतीयों की मांगों से बेखबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तबका देख रहा है कि अब तो लग रहा है कि वो बेखबर ही है। ठीक है, तथा वह राजनीतिक कानून का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। तो एक तबका जो है वो बात लगातार क्या है, मन बनाए हुए था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया जो है, हाँ, वो इतिहास बन जाए। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में यहाँ पे वृद्धि कैसे हुई कि तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वो भारतीयों की विशेषताओं तथा शक्ति को पहचाने। जिस तरह से हमने देखा हुआ था कि कांग्रेस जो शुरुआती दौर में क्या कह रही थी, जो उनके उदारवादी नेता थे, हमने देखा हुआ था कि जो जनता का रुख है वो स्पष्ट नहीं था।
जन भागीदारी जो थी वो आज शुरू के दौर में आप देखेंगे कांग्रेस में बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी, हमने आपसे चर्चा की हुई थी। हमने बात की हुई थी कि जो उदारवादी थे वो क्या कहते थे, जो उदारवादी है वो क्या कहते थे कि अभी जनता जो है, जो भारत की जनता है, वो उसमें विविधता बहुत ज़्यादा है, कई जातियां कई प्रजातियों में बटा हुआ समाज है, जो कि संकीर्ण मानसिकता लिए हुए है। अगर हमने इसमें किसी राजनीतिक आंदोलन या जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की और उनको शामिल किया तो क्या उसका बहुत बुरी तरह से दमन कर दिया जाएगा, और जो हम संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे मानते थे? उनका क्या है, बिल्कुल से भागीदारी नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तिलक और लाल पाल बॉल जो तिगड़ी है, क्या हम लोग बोलते हैं, लाल बाल लाला लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो लाल बाल पॉल की एक तिगड़ी और इसके बाद में घोष थे अरविंद घोष। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। तो वो ऐसा मानते हैं, अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वो भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचाने। तो यहाँ पे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक नींव जो है वो मजबूत होती दिख रही है। शिक्षा का विकास, भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र और अमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था। हमने बात की हुई थी, क्या बात की हुई थी, कि वहां पे जो रूसो थे, वोल्टेयर, दांते जैसे महान विद्वान, उनकी किताबें, उनकी बुक्स जो है हमारे भारतीय शिक्षित वर्ग जो है उसको पढ़ा करता था। देखता था कि हाँ पश्चिमी देशों में क्या है, वहां पे स्वतंत्रता है, समानता की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो एक वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है, नव शिक्षित वर्ग है, वो पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र और अमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका होता है। फलता वो करता क्या है, इसके बाद देखेंगे कि उसने साधारण भारतीयों में भी अमूल परिवर्तन लाने की राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो वो कहता है कि जब तक पूरी जनता को शिक्षित नहीं कर दिया जाएगा, राजनीतिक शिक्षा नहीं दे दी जाएगी, तब तक किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या किया, शिक्षा का यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ। इस कारण भी आप देखेंगे एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय होने के आप प्रबल संभावना यहाँ पे देखने को। ठीक है, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, इससे पहले भी घटनाएं हुई, हमने उस पर भी चर्चा की हुई थी, और अभी भी कुछ घटनाएं हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि पश्चिमी जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो देश हैं, क्या उनको हराया जा सकता है या नहीं हराया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको देखते हुए उग्र राष्ट्रवाद जो है वो उदय होने के कारक में से एक बनते हैं। क्या क्या घटनाएं, एक बार देखो, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना। एशिया का देश है, एशिया का देश है जापान ना। और 1868 में देखा गया इसके बाद में कि विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ग है जिसको हम लोग उग्र राष्ट्रवाद का जो विचारधारा वाले लोग बोलते हैं, वो देख रहा है, वॉच कर रहा है कि जब जापान ऐसे विशाल औद्योगिक शक्ति बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय घटना। और 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ये भी मुख्य कारण था। इनका मुख्य कारणों में से एक था ये, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो पश्चिमी जो जो यूरोपीय राष्ट्र जो राज्य है, जो देश हैं, वहाँ वहाँ की सेनाओं को हराया नहीं जा सकता, अपराजय हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही क्या है, नहीं था। यहाँ इथोपिया ने इटली की सेनाओं को अपमानजनक जो है पराजय दी थी, पटकनी दी हुई थी। तो यहाँ भी आप देखेंगे। दूसरा है बोअर युद्ध, 1899 से 1902 एवं 1905 में जापान द्वारा जो है वो रूस की पराजय। तो ये सारी जो घटनाएं हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से ओत प्रोत जो है वो अतिवादी नेता ऐसा देखते हैं, वॉच करते हैं। इसी प्रकार और भी आप देखेंगे कि आयरलैंड, मिस्र और पर्सिया, चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों में भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वो राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा जो एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्त पा सकते। तो यहाँ पे आयरलैंड भी मुक्त हुआ था उस टाइम पे, रूस मुक्त हुआ था। कब है ये, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। इसके जब ये 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच का जो फेज है, जो लास्ट की जो
फेज है 19वीं शताब्दी के। तो यहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही हैं और एक दल जो है वो एक विचारधारा जो है वो कांग्रेस में बैठी देख रही है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और आप अन्य विनय की नीति कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हैं, ये क्या आपको मदद करेंगी। अगर आपके पास में मेंस में क्वेश्चन आता है या पीटी में आता है, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये घटनाएं आप याद रखेंगे। ये क्या है, बीएमआई में इसको रखेंगे, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो आयरलैंड है, रूस, पर्सिया, चीन, ये सब क्या है यहाँ पे, ये मुक्त हो रहे हैं, दासता से मुक्त हो रहे हैं, विदेशी दासता से। और कैसे हो रहे हैं, एकजुट होकर, एक एक उग्र आंदोलन चलाकर, एकजुट होकर क्या है वो विदेशी दासता से मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक भारतीय, एक कह सकते हैं कि जो कांग्रेस में एक विचारधारा पनप रही, देख रही वो लगातार सारी चीजें, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, भारतीय संस्कृति के पश्चात वह संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब जो है ये हम जो भारतीय संस्कृति जो कल्चर है वो कैसा है, पूरी तरह से पश्चिमीकरण उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसे आप देखेंगे विद्वान हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे विद्वान जैसे कि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया कि नहीं, हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति, वो बदल नहीं सकती है, कोई कितना भी जोर लगा ले। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग आए, हम्म, बहुत सारे लोग आए, किसी ने लूटने की कोशिश की, ठीक है, किसी ने अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान, भारत जो है वो वैसा की वैसा ही रहा। यहाँ पे आए, बसे, सारे कार्य किए, यहाँ पे क्या है, राज किया, लेकिन कभी भी जो है उसको ले नहीं जा पाए यहाँ से, ठीक है। क्या है, ना इसका नाम परिवर्तित कर सके और ना ही कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो कि यहीं की रह गई, ने एक नया वंश तैयार कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने यकीन दिलाया, विश्वास पैदा किया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो महान कौन से नेता हैं, स्वामी विवेकानंद है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, तथा भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी कि आपकी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति से बेहतर नहीं है, हमारी संस्कृति कैसी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो यहाँ पे ये कई सारे नेता हैं जो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष हमने कई बार देखा होगा। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से असंतुष्ट असंतुष्ट न थे। यहाँ पे क्या करेंगे, असंतुष्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कांग्रेस की क्षमा याचिका और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। क्या यहाँ पे तरुण जो यंग है, यंग राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से क्या है, असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। क्या कर रहे थे वो, संतुष्ट नहीं थे यहाँ पे, ओके, असंतुष्ट थे। हमने देखा हुआ है, अन्य विनय की नीति, सभाएं, संवैधानिक आंदोलन, तमाम सारी चीजें कई बार पढ़ा। हाँ, उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि हम जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप भिक्षावृत्ति मांग रहे हैं, आप क्या भिक्षा मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी दे दो। और और उग्रवादी विचारधारा वाले लोग क्या मानते हैं कि स्वराज जो है, जो स्वतंत्रता है, वो मांगने से नहीं मिलता है, संघर्ष से मिलता है, ठीक है। तो इनकी आप देखेंगे जो विचारधारा है, स्पष्ट तौर पर आप दिखेगी, वो संघर्ष की बात करते हैं, कहते हैं कि स्वराज जो है वो मांगने से नहीं मिलेगा, संघर्ष करने से मिलेगा, अन्य विनय की नीतियों से नहीं मिलेगा, संघर्ष करने से मिलेगा, क्षमा यातनाओं से नहीं मिलेगा, संघर्ष करने से मिलेगा, ठीक है। तो ये उदारवादियों की उपलब्धियों से काफी असंतोष जो है, एक तरुण जो है कह सकते हैं यंग राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक तबका, वो लगातार देख रहा है कि आपने किस तरह से कार्य किया हुआ, ठीक है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, और कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दे दी। तो डफरिन ने भी कहा था, हमने देखा हुआ था कि डफरिन भी क्या बोलते हैं,
कांग्रेस जो है उसको राष्ट्रद्रोहियों की सभा बोलते हैं, और इधर करजन भी जो है वो करजन बोलते हैं कि कांग्रेस एक मन के उद्गार निकालने वाली संस्था है, ऐसी संज्ञा दे दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए, कई बार भारत विरोधी बयान दिए उसने। शासन के विभिन्न प्रक्रियावादी कानूनों जैसे कि कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय काफी ज्यादा खिन्न थे। तो एक प्रतिक्रिया के तौर पर ये उग्र राष्ट्रवाद जो है वो एक उदय होता है इसका, और वो सारे जो है आगे कार्य करता है, हम देखेंगे क्या क्या करता है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रिया नीतियां उसके वो भी एक कारण बनता है कि यहाँ पे उग्रवाद का जो है उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। एक प्रशिक्षित नेतृत्व, हमने देखा हुआ था कि 1857 की क्रांति जब हुई है तो यहाँ पे जो नेतृत्व था, जो नेतृत्व है वो कैसा है, बहुत कमजोर नेतृत्व है। कोई शिक्षा लिया हुआ या कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली नेतृत्व यहाँ पे नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी बोला हुआ था कि 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन उसने जो है एक अगले जो हम स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए क्या एक बेस तैयार करके दिया हुआ था। क्या कमियां रह गई थी वहां पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या है, वो सारी चीजें आपको अब आगे वाले जो आंदोलन आएंगे उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक प्रशिक्षित जो नेतृत्व है वो कहाँ से आया हुआ है, 1857 की जब फेलियर हुआ है तो वहां से सीखते हुए एक प्रशिक्षित नेतृत्व यहाँ पे मिल रहा है। क्या है कि सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था कि हम अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कर सकते हैं। और योग नेतृत्व ने स्वराज प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। तो एक अगर नेतृत्व आपका अच्छा है, अगर नेतृत्व बहुत बढ़िया है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी मंजिल पा सकते हैं, आप बड़े से बड़े आप कह सकते हैं काम को कर सकते हैं अगर आप नेतृत्व सही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे योग नेतृत्व मिला हुआ था, और एक योग कह सकते हैं, एक लीडरशिप ने स्वराज प्राप्त की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा, कैसे जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा कार्य कर रही है इस पर गौर करते हैं। जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजा नारायण घोष, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल तथा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो विष्णु शास्त्री, चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय यहाँ पे प्रमुख हैं, जो कि जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते हैं और उसको जो है उसका पालन करते हैं, ठीक है। और इस उग्रवादी विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग जो है वो तिलक को जाता है, तिलक को जाता है। उन्होंने किस तरह से क्या माध्यम अपनाए थे विरोध करने के, एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या बोला उन्होंने, उन्होंने क्या किया हुआ, क्या माध्यम अपनाए, एक बार देखेंगे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी तथा कहा कि आजादी बलिदान मांगती है ना। तो यहाँ पे क्या है, वही बात है, स्वराज जो है वो कैसे मिलता है, संघर्ष से मिलता है, आजादी बलिदान मांगती है। ऐसे वक्तव्य जो है आपको देखने को मिलेंगे कि वो उग्र विचारधारा वाले लोग जो है वो अपने कह सकते हैं किसी माध्यम से, किसी पत्रिका के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के माध्यम से, हाँ, तो ऐसे वो सारे जो है वक्तव्य देते हैं, और उसमें जनता पढ़ती है तो क्या करती है, वो तैयार होती है कि कोई आंदोलन अगर हो तो हम क्या पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये यहाँ पे जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होता है। और इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत क्या, एक बार देख लेते हैं। पहला है कि विदेशी शासन से घृणा करो, उससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या है, उद्धार के लिए खुद प्रयत्न करने चाहिए, किसी से क्या है, भीख नहीं मांगनी चाहिए, भिक्षावृत्ति हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों, हमें तो स्वराज चाहिए, और वो कैसे मिलता है, संघर्ष से मिलता है। तो ये जो विचारधारा है, उग्रवादी विचारधारा है, उस विचारधारा के समर्थकों के सिद्धांत यही है कि भाई विदेशी शासन से घृणा करो, न किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, और अगर अपने उद्धार चाहिए, अगर आपको उद्धार करना है तो क्या है, भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, स्वराज होना चाहिए,
और राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे विविधता है, कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो वो एकजुट होके संघर्ष नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, संघर्ष कर सकते हैं, अर्थात राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। दृढ़ता, आत्मत्याग और आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए। स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखें। भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए, तो उनका मेन मकसद क्या है, जनता जो है वो संघर्ष से मिलती है, भीख से नहीं मिलती। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप देखेंगे। कुछ घटनाएं हम लोग देख लेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस में भी पूछते हैं, पीसीएस में भी पूछता है और यूपीएससी में भी पूछता है। यूपीएससी में, ठीक है, ये यूपीएससी में पूछता है, आईएएस में भी पूछता है, जिसको हम आईएएस बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या घटनाएं कह रहा है कि निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया हुआ था, जिससे कि जो उग्रराष्ट्रवाद है उसका उदय हुआ। क्या क्या है घटना, एक बार देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। हमने ये बातें देख ली हुई थी कि अपने उद्देश्य में वो असफल रहा है। किस तरह से जो संख्या बढ़ाई गई थी केंद्रीय विधान परिषद में, तो वहां पे क्या है, उपहासजनक बताया हुआ था कि 4 अगर संख्या आपने बढ़ाई तो बहुत ही कैसा उपहासजनक है, हंसी उड़ाने वाली बात है। ठीक है, तो हमने देखा हुआ था, उसको क्या है, नकार दिया गया था, असफल हो गया था। दूसरा है 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया था एवं तिलक एवं अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास की जो है वो दंड की सजा दी गई थी। तो यह ध्यान रखना, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि कारणों में पूछा जा सकता है, कारणों में पूछा जा सकता है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जन्म में इसका इसका जो है इसको प्रसार करने में वो कौन से कारक हैं जिन्होंने उत्प्रेरक का कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या कर देगा, नंबर 1 दे देगा, नंबर 2 दे देगा, नंबर 3 दे देगा, नंबर 4 और लिख दिया जाएगा 1897 में पुणे के नाटू बंदियों पर मुकदमा चला जाने की वजह से हुआ, या और बोल देगा कि 1992 का जो भारत परिषद अधिनियम वो असफलता उसकी, ये भी बोल देगा आपसे। तीसरे में दे देगा, अब क्या दे देगा यहाँ पे देख लो एक बार फटाफट, फैक्चुअल डाटा है, आप याद कर लेंगे, इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, एक दो बार मैं बता भी देता हूँ। 1898 भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया। एक नई धारा 156 ए जोड़ दी गई। ठीक है, तो एक दमनकारी कानून है, उसमें एक और दमनकारी कार्य किया गया, वो कौन सी धारा है, दंड संहिता है 1998 की दंड संहिता की धारा 124 के बाद में 56। ठीक है, और 1999 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। तो जो चीजें आप ध्यान रखना, जो चीजों पर आप गौर नहीं करते हैं वही यूपीएससी ज्यादा पूछ देता है, या आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भी एक कारण था यहाँ पे, ये भी एक क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, उग्रराष्ट्रवादी के उदय का कारक के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन, ये भी एक कारक है। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी पारित प्रस्ताव का निषेधाधिकार या वीटो दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वीटो करने की बात हुई है। और इसके बाद में एक अंत में हम लोग बात कर लेंगे, ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति जो है वो अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की भी विनाशकारी रहे हुए थे, शिक्षा का प्रसार की उपेक्षा की गई थी। तो ये सारे मुद्दे क्या है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उग्रराष्ट्रवादी का उदय हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको दिख जाएंगे। हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हुई है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन, किस तरह से इसकी नींव पड़ी हुई है, क्या किया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि कैसे बनी हुई थी, क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। तो कर्जन है इस टाइम पे, लॉर्ड कर्जन है, जो भारत के वायसराय हैं। और उनको ऐसा लगता है कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पे जो शासन करना बहुत मुश्किल है, शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए, जिससे शासन चलाने में क्या है, वो आसानी हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे कि जो कारक है, बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन क्यों हुआ है, जो मेन कारक है, जो हमारी तरफ से नहीं, भारतीयों की तरफ से नहीं, क्या है, अंग्रेजियों की तरफ से। ठीक है। जो कि अंग्रेजों की तरफ से, वो क्या है, जो मेन कारक है, प्रशासन चलाना कठिन हो रहा है। कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा है। ओके। तो ये मेन कारक कहाँ से है? किस आधार पर, वो जो आधार है, आप कह सकते हैं जो बंगाल विभाजन का एक आधार है, क्या कारक के तौर पर देखेंगे कि प्रशासन चलाना वो है, वो कठिन हो रहा है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती है। हाँ, तो काफी ज्यादा एरिया है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक और है, वो क्या है, यहाँ पे जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें, भारतीय व्यू है, जो भारत के विचार, जो राजनेता हैं, उनका व्यू क्या है, उनका व्यू क्या है, एक बार देख लेते हैं उनका व्यू क्या है। उनका व्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उनको क्या लग रहा है, ये जो केंद्र है, ये जो बंगाल है, वो कैसा है, एक तरह से कैसा केंद्र है, सारी जो गतिविधियां हैं, जो सारी गतिविधियां हैं, वो कहाँ से संचालित हो रही है, वो बंगाल से संचालित हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या बोलना है, इनका कहने का मतलब ये है, जो जो भारतीय राजनेता हैं, जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो सारी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का केंद्र कौन सा, जहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाते हैं, जहाँ पे मेन फोकस है, वो क्या है, बंगाल है। और बंगाल को विभाजित करके वहां पे फूट डाल के एक दूसरे को लड़वाएंगे, और क्या है, अलग कर देंगे। तो यहाँ पे इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि प्रशासन चलाना कठिन नहीं हो रहा है, वो क्या है, अलग करना चाहते हैं। एक एक एकजुट जो है, सारे नेता जो एकजुट है, उनको क्या है, अलग करना चाहते हैं। मेन मोटिव क्या है, एक जो मेन केंद्र हैं, जहाँ से सारे चीजें संचालित होती हैं, जहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन संचालित हो रहा है, जहाँ पे सारे नेता एकजुट होकर मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे भारत को आजाद कराया जाए, तो क्या है, उस केंद्र को खत्म करना, लोगों को बांट देना, एक सीमाओं में बांध देना। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उनका मानना है, राष्ट्रवादी नेता जो हैं, उनका ये मानना है। ठीक है। तो आपने दोनों देखे हुए, दोनों पक्ष देख लिए, अंग्रेजों का क्या पक्ष है, और यहाँ पे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जो लीडर है, नेतृत्व है, उनका क्या मानना है। तो ये पृष्ठभूमि है, मैंने आपको बताई, इसमें आप लोग आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फटाफट देखेंगे। तो ये कुछ देखिए, ये ईस्टर्न बंगाल आपको दिख रहा होगा, कैसा है ये, ईस्टर्न बंगाल है। और ये जो है बंगाल रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये कब है, विभाजन के बाद में। और ये विभाजन फिर इसके बाद में आप देखेंगे 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आते हैं, तो इसके बाद में ये जो है दोबारा से बहाल कर दिया जाता है, कि अब इसको जो है वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। तो बात कहाँ से चली, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सब लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, AMR10 कोड देख लें आप फटाफट, और मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक मेरी नई सीरीज आ रही है, जो मेरी सीरीज है, एक नई सीरीज है, वो कौन सी आ रही है मेरे पास में, आ मैराथन आ रहा है। एक नई सीरीज में आप देखेंगे, एंशियंट हिस्ट्री मैराथन रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आ, उसमें रहेगा माई नोट्स माई स्टाइल। ठीक है। माई नोट्स माई नोट्स माई स्टाइल।
ये एक नई सीरीज आने वाली जो कि मैराथन सीरीज होगी। ओवरऑल एंशियंट हिस्ट्री की नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी आपकी, तो दिल थाम के बैठिए इसके लिए और प्रिपेयर हो जाइए फटाफट चीजें जानने के लिए। और आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। जो एंशियंट हिस्ट्री है सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, कैसे कैसे क्या चीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक नई सीरीज आने वाली है, मैराथन एंशियंट हिस्ट्री, माई नोट्स माई स्टाइल। ठीक है, माई नोट्स माई स्टाइल, ये आपकी एक नई सीरीज आ रही है। जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और 7 जनवरी से जो है वो मैं क्या एथिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। 7 जनवरी को वो एथिक्स जो है वो चलने वाला है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे एथिक्स चलने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें जो है पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, बस क्या करना, डिलीवर करना है। ओके, तो फटाफट क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। AMR10 यहाँ से मेरा कोर्स ले सकते हैं, टॉप मोस्ट फैकल्टीज सारी गाइड करेंगी, मैं गाइड करूंगा। ठीक है, इसको हम लोग बात कर लेंगे। चलो आते हैं हम लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कैसे पृष्ठभूमि बनी हुई थी, इसको हम लोग बात करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला हम लोग चर्चा करने वाले। बंगाल विभाजन, दिसंबर 1903 की बात है कि अंग्रेज सरकार ने काल्पनिक घोषणा की कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और इसके पीछे वही तर्क हमने बताया हुआ था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालित होना वो कठिन हो रहा है, संचालन करना कठिन हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है, इस वजह से इसको क्या है, हमें डिवाइड कर देना चाहिए, हमें बांट देना चाहिए। और जैसे ही ये सूचना मिलती है, राष्ट्रवादी नेता क्या है, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। आ आग बबूला हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद में 1907 में विभाजन भी हो जाता है। दोनों क्या है, दो गुट बन जाते हैं। तो क्या ऐसे कारण रहे हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस एकदम से क्या है, आग बबूला हो गई, आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी जो नेता है वो आग बबूला हो गए। ठीक है, तो ये हमने कारण आपको पहले ही बता दिया हुआ था कि यहाँ पे जो जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता हैं वो क्या कह रहे थे कि जो एक तरह से मेन जो गतिविधियों का केंद्र है वो बंगाल है, और बंगाल को ही क्या है, अलग कर दिया जा रहा है, अलग अलग कर दिया जा रहा है, जिससे कि आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाए। जितने भी आंदोलन संचालित हो रहे थे वो कहाँ से, बंगाल की धरती से हो रहे थे, प्रमुख केंद्र था। और अगर बंगाल को ही विभाजित कर दिया जाएगा तो सारे आंदोलन कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी कद्दावर राष्ट्रवादी नेता हैं वो कैसे, वो जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एकजुट नहीं रहता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ये याद रखना, देखो यहाँ पे असम भी रहेगा इसके साथ। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल के साथ में असम भी रहेगा, असम अलग नहीं होता। तो ये बंगाल की जैसे ही घोषणा हुई कि सॉरी, बंगाल विभाजन की जैसे ही घोषणा हुई 1903 में, आप ध्यान देना यहाँ पे 1903 में इसकी क्या है, सार्वजनिक घोषणा हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया। यहाँ पे कैसे कैसे विभाजित किया गया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। भाषा के आधार पर, हाँ, भाषा के आधार पर कैसे इसको विभाजित किया गया है। इससे बंगाली भाषा भाषी बंगाल में ही क्या है, अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या जो है वो 3,70,00,000 थी। ठीक है? तो जब बंगाल भाषा के आधार पर जब इनको बांटा गया है, तो कैसे बांटा गया, बंगाल में ही बंगाल के जो भाषा भाषी उनको उनको अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक बना दिया गया। 1,70,00,000 आबादी को जो है अल्पसंख्यक बना दिया, जबकि वो क्या सारी बंगाली बोलती है। ठीक है, तो एक भाषा के आधार पर यहाँ पे, दूसरा धर्म के आधार पर कैसे बांटा गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां हिंदुओं की संख्या कितनी है, लगभग 5,40,00,000 और 4,20,00,000 थी। ठीक है, वैसे 4,00,00,000 जो है वो 20,00,000 जनसंख्या कैसी थी, वो हिंदू थी, बहुसंख्यक थी। जबकि पूर्वी बंगाल की बात करें तो पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ पे 3,10,00,000 में से मुसलमानों की 1,60,80,00,000 जनसंख्या थी।
ठीक है। तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर इनको बांटा जा रहा है। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर किस तरह से बांटा जा रहा है आपने देखा होगा। कि बंगाल में बंगाल भाषा 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 जो बोल रहे थे उनको ही क्या कर दिया गया, उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया गया। और जो हिंदू बहुसंख्यक थे उनको धर्म के आधार पर बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया गया, पूरब और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया। तो ये सारी जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए किस तरह से दो तरह से विभाजन किए गए थे, तो ये आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि प्रशासन चलाना कठिन है, यहाँ पे आप कोई प्रशासन दिख ही नहीं रहा। फिर अब क्या है, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर बांटने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये आपको देखने को मिली। और इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस सेवा स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना, क्या करना चाहते हैं। अभी एकजुट थे, अभी हिंदू मुस्लिम क्या है एकजुट थे, अब उनको भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। और क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारने की पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां जो है वो आरंभ होती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपको बारी बारी से हैं, भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर, और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने की कोशिश की गई। जब ऐसा हुआ तो आंदोलन होने लग गए, और आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, दमन का सहारा लिया। और दमन का जब सहारा लिया गया तो उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। और यहीं से आप देखेंगे उग्रवादियों का जो बोलबाला है वो पूरी की पूरी इवी जो राजनीति होने वाली है 1916 तक की, यहाँ पे आप देखेंगे उन्हीं का बोलबाला रहता है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी भी दबदबा जो है वो किसका है, उदारवादियों का, उदारवादियों का। लेकिन अगर हम बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन में आप देखेंगे, आंदोलन में आप देखेंगे वो किसका दबदबा है, आंदोलन में अगर आप देखें तो वो जो है उग्रवादियों का यहाँ पे दबदबा है। और यही कारण है कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है कि दोनों में क्या है, आ, मत एकता नहीं है, मत एकता नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और क्या है, अपने खुद में ही लड़ बैठते हैं, कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस पे अभी भी दबदबा उदारवादियों का है, और आंदोलन पे दबदबा किसका है, उग्रवादियों का। और कोई आंदोलन कांग्रेस के बिना चलता नहीं था। तो यहाँ पे स्वाभाविक आप देखेंगे कि दोनों में विभाजन होना असंभावी हो गया था, दोनों के विचार जो मिल नहीं रहे थे। कांग्रेस हमेशा से क्या कहता था, उन्होंने विनय की नीति के हिसाब से चलो, संवैधानिक मांग आंदोलन करो, उससे क्या सफलता मिल सकती है। ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हुआ क्या, जैसे ही घोषणा हुई स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और अंग्रेज के समक्ष क्या अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। जैसे ही सूचना मिली 1903 में पता चला लोग क्या कर रहे हैं, बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाना स्टार्ट कर दिया और अंग्रेजों के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे होली जलाई जाती है। कुछ उदारवादियों का विरोध हम लोग देख लेते हैं कि 1903 जैसे इसकी घोषणा की जाती है और 1905 के बीच में उदारवादी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि उग्रवादी किस तरह की विचारधारा को लेके आते हैं, किस तरह से जो है वो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे ले जाने की बात करते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। इस काल में उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीश चंद्र राय, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आप ध्यान रखेंगे, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन मुख्य भूमिका में यही है। ठीक है। उदारवादी ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, जनसभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए, हितवादी संजीवनी बंगली
बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों के कान पे जू नहीं रेंगी। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह आप देखेंगे, जो हमेशा की तरह उदारवादी जो कार्य करते आए थे वही कार्य किया, और अंग्रेज जो हमेशा की तरह कार्य करते आए थे उन्होंने भी वही कार्य किया कि अंग्रेजों के सामने क्या है, आप कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस क्या हो रहा है। ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। तो उदारवादी सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र पे सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए और हितवादी संजीवनी और बंगाली जैसे प्रस्तावों को विधान के विरोध की तरफ अपनाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत और इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाले। तो वो कई सारी बातें करते हैं, कई सारी बातें करते हैं, प्रार्थना पत्र सौंपते हैं, सभाएं आयोजित करते हैं और संवैधानिक तरीके से आंदोलन, संवैधानिक तरीके से आंदोलन के आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एक जनमत संग्रह तैयार करने की बात करते हैं कि एक जनमत संग्रह तैयार किया जाए, वो कहाँ पे, एक तो जनमत संग्रह तैयार किया जाए शिक्षित लोग, जो कि इंग्लैंड और भारत दोनों में क्या है, ये सहयोग करे कि बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो वापस ले लिया जाए किस तरह से। ठीक है? किंतु भारतीयों को विरोध स्वर की उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी कि अब बंगाल विभाजन इस तारीख को होने जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 आपको डेट लिखनी पड़ेगी अगर आपसे आए कि सार्वजनिक घोषणा कब की गई है, तो यहाँ पे आप देख लो फटाफट सार्वजनिक घोषणा कब की गई है। 1903 में सार्वजनिक घोषणा की गई, पब्लिकली जो इसको बोला गया है। ठीक है, हाँ, पब्लिकली जो है यहाँ पे बोला गया है। और 1905 में, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में, 1905 में इसकी क्या है, यहाँ क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। तो याद रखेंगे, हाँ, कुछ भी नहीं माना उन्होंने, उदारवादियों की एक भी मांग को नहीं माना है। वो उन्होंने अभिनय की नीति करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन क्या है, बंगाल विभाजन जो है वो जुलाई 1905 में इसकी विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। इसका विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो बहिष्कार की जो बात हो रही है यहाँ पे, बहिष्कार किसी के मन की जो उपज नहीं, आप कह सकते हैं। अगर कभी आपसे यूपीएससी में पूछा जाए कि ये स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार सबसे पहले इन्होंने आयोजित किया, ऐसा किया, तो वो बिल्कुल आप नकार देना, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी कि किसी मन के, किसी भी राजनेता, आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेता हैं, उनके मन के विचार नहीं थे इस तरह के कि हम स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें। बस ये प्रक्रिया, एक कह सकते हैं लहर से दौड़ गई कि भाई हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो यही जो है आपका क्या है, यही क्या है आपका स्वदेशी एवं बाइकॉट आंदोलन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, स्वदेशी एंड बाइकॉट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाइकॉट जिसको बोलते हैं, तो ये बाइकॉट है, इसी को बोलते हैं बाइकॉट आंदोलन। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को यहाँ पे देखेंगे, ये मेन है, आप ध्यान रखेंगे कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, जहां से स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की गई। ओके, ये ध्यान रखें। लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। ये सब पीटी में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, किसी भी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, पीसीएस में भी पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एक चीज आपको छोटी छोटी चीज दिखा है, याद करनी है। मैनचेस्टर के कपड़े व लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया गया है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो जाता है। आंदोलनकारियों ने 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा डेट है,
हालांकि यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है। जो कौन सी डेट है, 16 अक्टूबर है या 15 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर है। 1905 तो डेट वही रहती है, लेकिन क्या है जो तारीख है, जो सन है वो तो वही रहता है, लेकिन तारीख चेंज करके आपसे पूछते हैं। हाँ, तो शोक दिवस मनाया जाता है। क्या क्या अब आप देखेंगे जो बहिष्कार करने का तरीके हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कैसे कैसे इसका बहिष्कार किया जाता है। लोगों ने व्रत रखे, इस गंगा में स्नान किया, ये सब पीटी में पूछा जाएगा आपसे, किसमें प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम जो है ये आप देखें सब क्या है, नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाते हुए निकल रहे हैं। तो ये सारे विरोध को जो है वो साधन आपको देखने को मिलेंगे। अभी नए नए साधन आपको देखने मिलेंगे, किस तरह से माध्यम उन्होंने यूज किए हुए हैं विरोध प्रदर्शन के। तो वहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, वहां से क्या है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, देखते थे फटाफट। आपसी एकता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी गई हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, राखी का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई राखी का त्योहार या वगैरह नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई जेंट्स जो है वो लेडीज के हाथ में राखी कोई लेडीज वो जेंट्स के हाथ में राखी बांधेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे के हाथ में राखी बांध रहे हैं, फिर वो चाहे जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बच्चा हो, सब एक दूसरे के हाथ में राखी बांध रहे हैं। हाउ राखी वॉज यूज्ड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये सारे मुद्दे आपको देखो। और एक खास बात और क्या है, इसी दिन जबकि 16, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं 16 सितंबर की, सितंबर ही अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर के दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विशाल जनसभा थी। कितनी बड़ी विशाल जनसभा आप देख रहे हैं यहाँ पे। कौन 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 इसको संबोधित कर रहा है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि चोटी के नेता हैं, कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल में चोटी के नेता हैं। विरोध प्रदर्शन बंगाल से बाहर निकलकर भारत के अन्य राज्यों में भी, अन्य भागों में भी फैल जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने इसको बोल्ड कर रखा हुआ है, क्योंकि फिल्म्स में आपसे 101% पूछा जा सकता है, अभी नहीं तो कल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पूना और बंगाल में कौन नेतृत्व कर रहा था, जैसे कि आप समझ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और दिल्ली में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह जी के चीचा चाचा जी थे। तो यहाँ पे पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। देखिए 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था कि जो नमक सत्याग्रह था वहां पे अलग अलग भागों को मिला के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध स्वरूप कौन कौन कहाँ कहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। तो आप ध्यान देंगे कौन कहाँ पे नेतृत्व कर रहा है, इसका लीडरशिप कौन कर रहा है। तो पूना और बंगाल, तो सॉरी, पूना और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक जी हैं। पंजाब और पंजाब में लाला लाजपत राय अजीत सिंह जी हैं। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या एक अंग्रेज बोलता भी है यहाँ पे कि संगठित बंगाल एक ताकत है, लेकिन अगर उसे बांटा गया तो वो ये अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा। जो कि आप देखो यहाँ पे एक संगठित बंगाल ताकत बनकर हो रहा था, लेकिन कितनी दूरदर्शिता है जिसने उन्होंने लिखा हुआ है। एच एच रिस्ले हैं, ब्रिटिश प्रशासक हैं, उन्होंने बोला हुआ था कि अगर इसको बांट दिया गया तो ये अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा। और उनकी देखो दूरदर्शिता क्या थी, या ये कह सकते हैं एक तरह से अपवाद है कि उन्होंने बोला, और आज क्या है, ये बंगाल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक बांग्लादेश है और एक क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है? तो ये कर्जन की नीतियां थी। साल 1905 में क्या है, 5 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन
धर्म के आधार पर बंगाल को 2 टुकड़े करने का ऐलान कर दिया, धर्म के आधार पर। ठीक है, तो इनकी दूरदर्शिता यही है कि उन्होंने बोला हुआ था कि भाई इसके बंगाल के कई हिस्सों में खींचा जाएगा, और ये खींचा भी गया। 1947 में टूटा और फिर पूर्वी बंगाल बना, और 1971 में बांग्लादेश का वजूद आ गया। ये कई बार बना हुआ है। बंगालियों को अपने पाले में रखने के लिए 1911 में एक बार फिर बंगाल को एक कर दिया गया, लेकिन 1947 में फिर टूटा और पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 में क्या बना, बांग्लादेश बना। ठीक है, कब विभाजन लागू हुआ है, ध्यान देंगे 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू हो जाता है। और यहाँ पे जो गीत गाया गया उसको भी ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम और आमार बानार सोला, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बहुत प्रचलित था। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गीत और आमार सोनार बांग्ला वो कब कौन से आंदोलन में जो है प्रचलन में रहा, कब गाया गया है। ठीक है, तो ये बांग्ला इस कदम के खिलाफ विरोध के प्रतीक बनकर उभरे हुए थे। बंटवारे का उद्देश्य क्या था, हमने बता दिया था कि प्रशासनिक दबाव बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए, देश की आबादी के लिए जारी आंदोलन को कमजोर बनाना था। तो यहाँ पे कई सारे आपको उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक दबाव कम करना, लेकिन मेन मेन जो मोटिव था वो क्या है, देश की आजादी के लिए जरूरी जो जारी आंदोलन है उनको कमजोर करना, सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाना और सांप्रदायिकता को उभारना, मेन आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको अगर कभी आए तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस किस तरह से हाँ यहाँ पे बर्ताव कर रही है, क्या इसकी स्थिति है। ठीक है, क्या होता क्या, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, और वो क्या क्या प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव है कि कांग्रेस की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। ठीक है, पहले से ही आलोचना करते हैं, अपने पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं कि भाई अन्य विनय की नीति करो, आलोचना करो, निंदा करो, सभाएं आयोजित करो, लेकिन कोई ऐसा संघर्ष वाला यहाँ पे इनको हिसाब नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा कांग्रेसी नेता आए सामने जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करे, संघर्ष करे, स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करे। और एक तबका वहां पे लगातार क्या है दिख रहा है कांग्रेस में, वो तबका कौन सा है, उग्रवादी तबका है, कि मैं आप जो करना है कर लीजिए, मैं देख रहा हूं मेरी भी बारी आएगी तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे 1905 में गोखले जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि कांग्रेस जो कर्जन है उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। दूसरा है कि बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान चलाना और स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे आप देखेंगे जो 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो यहाँ पे इस चीज को खास ध्यान रखना कि बंगाल में ही बंग भंग विरोधी अभियान चलाने की बात जो है 1905 में कांग्रेस कर रही है, बाहर इसको ले जाने की बात नहीं कर रही है। और यही एक मुश्किल खड़ी हो जाती है यहाँ पे। वो क्या मुश्किल है कि उग्रवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं वो क्या, उनका एक तबका इसको भी देख रहा है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे वो लगातार क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, देख रहा है कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। और यहीं पे जो विरोधाभास है वो दिखेगा, जो मत एकता है वो बिल्कुल ही कैसी है, नहीं है यहाँ पे। और यहीं पे संघर्ष की स्थिति बन जाती है। कैसे बनती है संघर्ष की स्थिति, हम लोग इसको बात करते हैं। जब यहाँ पे 2 प्रस्ताव पारित किए गए कि कोई जो है ठोस आंदोलन चलाने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक तबका जो उग्रवादी विचारधारा लोग लेके बैठा हुआ है लगातार देख रहा था कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि इसको सिर्फ बंगाल में ही चलाना है। तो यहीं पे आप देखेंगे कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पे आपको दिखेंगी कि वो 1907 के विभाजन के पृष्ठभूमि को तैयार कर देती है। क्या है, सबसे उग्रवादी राष्ट्रवादी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो है तिगड़ी और अरविंद घोष को भी हमने बता दिया था। इन लोगों का मत था कि जो विरोध अभियान है उसका प्रसार बंगाल के बाहर पूरे देश में हो, तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इसको चलाया जाए। तो इनका मत था कि भाई, इनका मत था कि इसको पूरे देश में, सबसे पहला क्या है, इसको पूरे देश में चलाओ। और दूसरा मत था इनका कि भाई इसको आप ये मत बोलो कि भाई सिर्फ बहिष्कार करना है।
आप बहिष्कार वाले मुद्दों को भूल जाओ। उनका मानना है कि पूर्ण स्वतंत्रता, अरे क्या, पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला इसको पूरे देश में फैलाओ, और दूसरा क्या है, सिर्फ बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, वस्तु बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, इसको क्या है, अब पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, और जिससे क्या है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसको सिर्फ बहिष्कार तक नहीं सीमित रखना है, इसको पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए। किंतु इस समय कांग्रेस में हमने बता दिया था शुरू में, जो हमने पृष्ठभूमि तैयार की हुई थी शुरू करने से पहले, कि कांग्रेस में नवरंगपंथियों का प्रभुत्व था तथा उससे ये बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। तो यहाँ पे जो जो नरम दल है, जो उदारवादी तबका है, जो उदारवादी तबका है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, बंगाल के बाहर, बंगाल के बाहर नहीं, बंगाल के बाहर नहीं। ठीक है, तो ये सारा विरोधाभास आपको यहाँ पे दिखेगा। जो मत एकता है बिल्कुल नहीं है, विचार एक दूसरे में मेल खाते नहीं है, और स्वाभाविक है कुछ ना कुछ होने वाला है, तो क्या होने वाला है हम लोग देखेंगे। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट बात, फिर क्या हुआ, एक 1906 में भी अधिवेशन हो रहा है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में क्या किया गया है, देखो क्या क्या किया गया। वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, और इसके जो सबसे बायोगत ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और इसमें प्रस्ताव क्या पारित किया जा रहा है, कांग्रेस का लक्ष्य इस समय कुछ जो है थोड़ा सा उसमें बदलाव देखने को मिलता है, और वो बदलाव क्या है, अब कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। तो कितना ज्यादा प्रभाव है उदारवादी व कांग्रेस में, आप देख सकते हैं यहाँ से 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये मांग जो है, पहली बार स्वराज एवं सुशासन का जो नाम दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ये किसका नतीजा है, किसके प्रयासों का नतीजा आप कह सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ आपको स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट दिख रही होगी कि अगर उग्रवादी नहीं होते तो जो ये कांग्रेस का अभी तक का अनुनय विनय की नीति चलती रही है, उससे थोड़ा सा हट के स्वशासन एवं स्वराज की मांग पहली बार जो कांग्रेस द्वारा की जा रही है, इसमें आपको स्पष्ट जो है उपलब्धता या सफलता किसकी दिख रही है, वो उग्रवादियों की सफलता कह सकते हैं। मेन जो कारक है वो कौन से हैं, उग्रवादी कारक, उग्रवादी विचारधारा कारक। ये तो आपने देखा हुआ अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है, 1857 के विद्रोह के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, जब से इसके बाद कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, इसके बाद में अब लगभग 20 साल हो गए, और 20 साल में कभी भी कांग्रेस ने क्या किया हुआ, कोई भी स्वशासन स्वराज के जैसे शब्द को उसने सुना ही नहीं, उसके डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन अभी जुड़ा जाके कब, ये किसकी सफलता का नतीजा है, कांग्रेस जो उग्रवादी विचारधारा लोग हैं उनकी सफलता का नतीजा है, कि कांग्रेस पहली बार एग्री कर रही है कि हमें अब जो है क्या, स्वशासन या स्वराज चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इंग्लैंड एवं अन्य उपनिवेशों की तरह से ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था। तो ये सारे यहाँ पे मुद्दे देखने को मिलेंगे। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, उदारवादियों उग्रवादियों में क्या है, विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, और जिसकी चरम पंक्ति क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, वहां पे कांग्रेस के दो धड़ हो जाते हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, एक उग्रवादी और एक क्या है, उदारवादी। तो ये 1907 में कैसे विभाजन किया, ये तो बात की बात है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं 1905 का क्या है, बंगाल विभाजन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह के साधन अपनाए गए हैं उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आप एक थोड़ा सा देख लेते हैं उग्रवादी गतिविधियां क्या थी, और इसके बाद में हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, उग्रवादी की गतिविधियां क्या है, सबसे पहला 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का जो है वो प्रभुत्व रहता है। तो हमने दो चीजें आपको शुरू में स्पष्ट की हुई थी, वो क्या थी कि कांग्रेस पे, जो कांग्रेस है
उसमें किसका बोलबाला है? उसमें उदारवादियों का बोलबाला है। और जो 1905 बंगाल विभाजन हुआ, जो बंग भंग आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन पे किसका बोलबाला रहेगा? वो उग्रवादियों का बोलबाला रहेगा। ठीक है, उग्रवादियों का यहाँ पे बोलबाला रहेगा। तो अब गतिविधियां यही सारी संचालित कर रहे हैं। तो यहीं पे बात कही गई है कि 1905 के पश्चात जब बंगाल विभाजन चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का क्या है? वो प्रभुत्व रहता है, बोलबाला रहता है। इसके तीन प्रमुख कारण है, वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला कारण है कि उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। मतलब क्यों हुए? जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करोगे तो क्या है, फिर हमें करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो हमें करना पड़ेगा। वही उग्रवादियों ने अपनी विचारधारा को अपनाया कि जब उदारवादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भाई हमें ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा, हमें आंदोलन की बागडोर हमें संभालनी पड़ेगी। तो वही हुआ यहाँ पे। पहला कारण वही है कि नेतृत्व में आंदोलन का कोई, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। और उदारवादियों के जो संवैधानिक रूप से उग्रवादी बहुत ज्यादा असहमत थे। हमेशा से आप देखेंगे 20 साल हो गए थे कांग्रेस को गठन हुए। अब 1905 आ गया था 1885 से, तो लगभग 20 साल हो गए थे। और 20 साल में आप अभी तक संवैधानिक तरीके से आंदोलन चला रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अंग्रेज आपसे खेल रहे हैं, आपको क्या है, झूठी सांत्वना दे रहे हैं और आप मान जा रहे हैं। तो यहाँ पे उग्रवादी है इस बात से भी असहमत हैं कि आपका जो संवैधानिक आंदोलन है वो पूरी तरह से विफल हो गया है और अब हमें क्या है, बागडोर संभालनी पड़ेगी। तो ये भी एक कारण है कि उग्रवादी जो है वो गतिविधियां संचालित करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु क्या है, कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया होता। तो दमनकारी नीति से भी काफी ज्यादा उग्रवादी विचारधारा जो है वो आग बबूला हो गए थे, कह सकते हैं एक तरह विस्फोटक की, विस्फोट जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो ये जो दमन हुआ है इसके बाद में आप देखेंगे कि जो उग्रवादी है काफी हद तक पूरे भारत पे जो आंदोलन है उसका प्रसार करने के लिए आतुर हो गए थे कि अब जो है हम मानेंगे नहीं। बंगाल के अलावा हर एक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, देश के हर एक हिस्से में स्वदेशी एवं बहिष्कार होली जलाई जाएगी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा। सारे पूरे देश में हर एक भाग में चलाया जाएगा। ठीक है, तो दमन का नतीजा था, कह सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे ये इस पे कह सकते हैं फोकस किया गया है। और इसमें हुआ क्या है, कैसे दमन किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, पीटी में पूछा जा सकता है। इसके तहत क्या हुआ, विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वंदे मातरम गाने पर, जो कि उस टाइम बहुत लोकप्रिय था, गीत था। आ, आ, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का इस समय क्या है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम, जो कि दोनों बहुत ज्यादा प्रचलित थे, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। खासकर वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सार्वजनिक सभाओं पर क्या है, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कोई सार्वजनिक सभा नहीं करेगा, कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, उग्रवादियों को उकसाने के लिए सारी की जा रही थी। और उकसाने के लिए की भी गई, क्यों? क्योंकि उनका भी दमन आसानी से किया जा सके। क्यों? क्योंकि आप जनसभाएं कर रहे थे, यहाँ पे क्या धारा 144 लगी हुई थी, अगर आपने जनसभाएं की तो आपका क्या है, दमन कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, उदारवाद उग्रवादियों को बहुत ज्यादा उकसाने का भी कार्य किया जा रहा है मेरे द्वारा, जिससे कि वो सामने आए और हम उनका आसानी से दमन कर सकें। ठीक है, तो इससे भी जो उग्रवादी हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और वो किसी भी आंदोलन को जो है पूरे भारत में चलाए जाने के पक्षधर में। दूसरा क्या है, स्वदेशी के जो कार्यकर्ताएं हैं उनको, कार्यकर्ताओं को क्या दंडित और कारावास की सजा दी गई उनको। जो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, जो स्वदेशी कार्यकर्ता थे, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, ऐसे कार्यकर्ताओं को दंड दिया गया, उनको कारावास की सजा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया और उन पर लाठी चार्ज की गई। तो इससे भी बहुत ज्यादा क्या है, जो उग्रवादी विचारधारा वो नाखुश करते हैं। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया हुआ था। लेकिन इसका बहुत ज्यादा क्या है, इसका बहुत ज्यादा आप देखेंगे कोई बहुत परिणाम नहीं निकला हुआ। और यहाँ पे कुछ स्वराज के जो अर्थ है उसमें भी एक मत्ता नहीं दिखती है। दोनों में क्या विरोधाभास दिखता है, फिर वो चाहे उग्रवादी की बात करें या उदारवादियों की बात करें। यहाँ पे स्वराज का अर्थ वह शासन पद्धति समझा गया
जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ, या इंग्लैंड के अलग जो जो ब्रिटेन के देश हैं उनकी मैं बात करूँ, या यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे हम बात करें जहाँ पे अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों का शासन होते हुए भी कई सारे ऐसे उपनिवेश हैं जो कैसे हैं, स्वशासित हैं, खुद अपने से ही शासित कर रहे हैं, खुद अपने को संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे वो संख्या यहाँ पे समझी है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर यहाँ पे बल दिया जाता है। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई हैं। तिलक, लाल पाल बाल जो तिगड़ी है, अरविंद घोष ने कई स्थानों पर जनसभाएं संबोधित की हुई हैं और इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, शपथ ली उसकी। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना भी दिया गया और विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली भी जलाई जाती है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए समितियां बनाई जाती हैं। पुलिस ने प्रदर्शन को लाठीचार्ज की गया और नेताओं को निर्वासन की सजा दी, प्रेस का दमन कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य क्या था, स्वशासित उपनिवेश था, शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था, जनसभाएं आयोजित की गई थी और यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं विदेशी वस्तुओं को क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसी चीजें यहाँ पे आपको देखनी। समितियां भी बनाई गई थी, हम लोग बात करने वाले, समितियां भी बनाई गई थी, ठीक है। नेताओं ने लोगों से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों, उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की भी यहाँ पे अपील की हुई है, ठीक है, अपील की हुई है। और इस अवसर पर अरविंद घोष ने क्या किया हुआ है, संचल कहा, उन्होंने क्या कहा है, ध्यान देंगे, ये किसने कहा है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जाएगा सीधे सीधे आपसे, पीटी में पूछा जा सकता है, ऐसे सेंटेंस लिखा रहेगा और पूछेगा किसने कहा है, ठीक है। तो अरविंद घोष ने जी ने कहा, वो क्या कहा है, इस शासन को संचालित एवं अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के वाणिज्यिक व्यापार को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो। ये किसने कहा है, अरविंदो घोष ने कहा हुआ है। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। एक बार फिर से सुन लो क्या कहा उन्होंने, इस संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के वाणिज्यिक व्यापार को लाभ पहुंचता हो और भारत का आर्थिक शोषण होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, वही कि स्वदेशी का प्रयोग करें, आप विदेशी का बहिष्कार करें और स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। नेक्स्ट, उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी अभियान या आंदोलन एवं स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया हुआ है और नारा दिया, क्या नारा दिया उन्होंने, कि उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। और अरविंदो घोष स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। इसको आपको स्पष्ट करने के लिए बोल देगा किस किस तरह से जीवन सांसें हैं। तो इनके जो विचार हैं वो आप लोग लिखेंगे, अरविंदो घोष के जो विचार हैं वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से बात करेंगे संघर्ष का नया स्वरूप। यहाँ से लगातार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग कल बात करेंगे कि संघर्ष का नया स्वरूप किस तरह से आया हुआ था, क्या क्या माध्यम अपनाए गए थे, कौन से वो तरीके थे जिसमें स्वतंत्रता 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में बाइकॉट के लिए अपनाए गए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के लिए अपनाए गए थे। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा एकदम से, बहुत बढ़िया एकदम से है। ये हम लोग कल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 क्लासेस पे ये और खत्म, 2 क्लासेस हम इसमें और लेंगे, 3 क्लासेस हो सकती है 1905 और 1919 के बीच में। फिर हम लोग क्या है 1919 और 1939 के बीच में चलेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं unacademy_अमित कपूर, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे हैंड रिटन जो है वो नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, टाइप मेरे नोट प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे unacademy_अमित कपूर पे क्या करेंगे, हेलो लिख के भेजेंगे। मुझे आप डिमांड भी कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं ओवरऑल आपके साथ में हमेशा से जुड़ा हूँ और हमेशा जुड़ा रहूंगा। तो आप क्या है, आपका अधिकार बनता है कि आप पीडीएफ मांगे, कोई सहायता हो वो मुझसे ले सकते हैं unacademy_अमित कपूर। और सब्सक्राइब जब करेंगे तो मेरा कोड यूज करेंगे जो कि AMR10 है कोड,
10% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी अगर आपको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो भी हम आपको करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप बिल्कुल क्या है, हमसे जुड़े हुए हैं। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके। और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी क्लास है 11 बजे से, हमारी एक एमसीक्यूज होता है हिस्ट्री में ही, वहाँ आप जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। और 4 बजे भी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, क्वालिटी का एमसीक्यू 4 बजे, डेली 4 बजे होता है। इन जो क्वालिटी है उसका एमसीक्यू करा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी सारा। और 6 बजे क्लास होती है, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, उसमें भी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, उसका भी एमसीक्यूज करा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या है वो, ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।